हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री विद डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी। स्टूडेंट्स, आज हम आपसे अपने इस टॉपिक में मॉडर्न हिस्ट्री के ही अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया के सेकंड पार्ट पर बात करेंगे। स्टूडेंट्स, इस सेकंड पार्ट में हम आपसे हॉलैंड, जिसे नीदरलैंड्स देश कहते हैं, यूरोप के इस हॉलैंड नीदरलैंड देश के डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपसे बात करेंगे। स्टूडेंट्स, मॉडर्न हिस्ट्री के अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपसे पुर्तगीज के बारे में बात की थी कि पुर्तगालियों ने किस तरह से भारत में आकर अपना व्यापार किया और फिर आगे चल करके किस तरह से इनका भारत में इनके व्यापार का अंत हो गया। तो आइए चलते हैं हम आपसे इस अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया के पार्ट 2 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर डच 1602 1759 1602 ईस्वी से 1602 ईस्वी से लेकर 1759 ईस्वी तक डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना व्यापार करती रही। स्क्रीन पर आपको एक एक चीजें लिखी हुई हैं। एस्टेब्लिशिंग द डच ईस्ट इंडिया कंपनी VOC इन 1602 AD। आप देख रहे हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में VOC वॉक कंपनी के नाम से हुई थी। यानी हॉलैंड में, जिसे नीदरलैंड्स कहते हैं, यहाँ पर वॉक नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसे भारत में व्यापार करने के लिए अधिकृत किया गया था। इन 1605, नेक्स्ट हेडिंग में देखेंगे, नेक्स्ट लाइन में, इन 1605 1605 ईस्वी में द डच कैप्चर्ड अंबाइना फ्रॉम द पोर्तुगीज and gradually established their influence in the spice Indonesia by defeating them। आप देख रहे हैं 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई भारत में व्यापार करने के लिए, और 1605 ईस्वी में जब ये भारत में व्यापार करने के लिए चले, ईस्ट इंडिया की तरफ चले, तब इन्होंने 1605 ईस्वी में इन डचों ने अंबाना द्वीप को जीत लिया फ्रॉम द पुर्तगीज। पुर्तगालियों से अंबाना द्वीप को जीत लिया। जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा होगा, वहां पर सुना है, देखा है कि डच कंपनी के आने के पहले भारत में पुर्तगालियों का व्यापार अपने वर्चस्व पर था। एंड ग्रेजुअली एस्टेब्लिश देयर इन्फ्लुएंस इन द स्पाइस आर्चिपेलागो इंडोनेशिया बाय डिफीटिंग देम। और इन डचों ने 1605 ईस्वी में पुर्तगालियों को हरा करके अंबाना द्वीप पर को कैप्चर कर लिया, और साथ ही जो मसाला द्वीप पुंज था, स्पाइस आर्चिपेलागो मसाला द्वीप पुंज, इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पुंज पर पुर्तगालियों को हरा करके इस पर कब्जा कर लिया। यानी इंडोनेशिया के आसपास जहां पर मसालों का व्यापार होता था, उस पर भी 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों को हरा करके अपना कब्जा कर लिया। आगे अभी आप देख रहे हैं कि भारत के बाहर किस किस तरह से कब कब इन्होंने अपनी कंपनी की के वर्चस्व को बनाए रखने की कोशिश की और बनाया। दे कंक्वर्ड जकार्ता एंड फाउंडेड बाय द सिटी ऑफ बटाविया ऑन इट्स रन्स इन 1619 AD। 1619 ईस्वी में डचों ने जकार्ता को जीत लिया, और जकार्ता के को जीतने के बाद वहां पर एक बटाविया नाम का एक शहर बसाया। लेट्स सेज टू गोवा इन 1639 AD। और 1639 ईस्वी में इन्होंने गोवा को चारों ओर से घेर लिया था। गोवा, जो कि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा कि पुर्तगालियों का एक शहर था, एक तरीके से पुर्तगालियों ने इसे अपनी राजधानी बनाकर रखा था, जो भारत के पश्चिमी भाग में, दक्षिण पश्चिम भाग में है। 1639 में गोवा पर इन्होंने गोवा को चारों ओर से घेर लिया। कैप्चर्ड मलक्का इन 1641 AD, और मलक्का पर भी 1641 में अपना अधिकार कर लिया। एंड टू कंट्रोल ऑफ द लास्ट पुर्तगीज सेटलमेंट ऑफ सिलोन इन 1658 AD। और आप देख रहे हैं कि 1658 ईस्वी तक इन्होंने पुर्तगालियों से अंत में श्रीलंका, सिलोन, सिंघल, सिलोन, श्रीलंका जिसको कहा जाता है, सिलोन को भी अपने कब्जे में ले लिया। द आइलैंड ऑफ सुमात्रा, ये सुमात्रा आइलैंड, आइसलैंड, जावा, मलक्का, वे आर रिच इन पेपर एंड स्पाइसेस। ये सुमात्रा, जावा और मलक्का द्वीप अपने मसालों के लिए बहुत मशहूर था। The Dutch were attracted by the profitable trade in these commodities। डच
जो ये हॉलैंड के लोग थे, डच कंपनी थी, ये इस मसाला के व्यापार में काफी लाभ को देख करके इधर मसाला के व्यापार में इन्होंने अपना अट्रैक्शन था इनका, अपना वर्चस्व बढ़ाने की पूरी कोशिश की और सुमात्रा, जावा, मलक्का से इन्होंने मसाला के व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया। डच आल्सो केम टू इंडिया। आप देखें, आप अभी तक आपने देखा कि साउथ ईस्ट एशिया में डचों ने किस तरह से पुर्तगालियों से उन स्थान को अपने कब्जे में ले लिया, और अब आप देखें कि इन्होंने इंडिया की तरफ भारत के भीतरी भागों में और पूरा पश्चिम के कोस्ट में भी अपना अधिकार बढ़ाने की शुरुआत कर दी। ड्राइवन बाई कमर्शियल इंटरेस्ट द डच आल्सो केम टू इंडिया। अपने व्यापारिक रुचि से, व्यापारिक मसालों की व्यापार में ज्यादा रुचि थी इनकी, डच भारत में भी आए। हेयर दे ओपन ट्रेडिंग फैक्ट्रीज इन गुजरात। इन्होंने भारत में गुजरात और कोरोमंडल कोस्ट, गुजरात के कोरोमंडल कोस्ट में जो इंडिया का जो ये गुजरात और कोरोमंडल कोस्ट, ये इंडिया का साउथ ईस्ट का पार्ट कोरोमंडल कहा जाता है, कोरोमंडल कोस्ट। इस कोरोमंडल एरिया में इन डचों ने गुजरात और कोरोमंडल कोस्ट में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की, अपने फैक्ट्री लगाई व्यापार के लिए, अपनी कॉलोनियां बनाई, और साथ में बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड पेनिट्रेटेड डीप इनटू द लोअर गंगेटिक वैली। और भीतर तक जाकर के इन्होंने गंगा घाटी, निचली गंगा घाटी में भी अपने व्यापार की वृद्धि की, अपने व्यापार को बढ़ाने की शुरुआत की। With the ouster of the Portuguese, the Dutch maintained a virtual monopoly on the spice trade in the east throughout the 17th century. तो आप देखें 17वीं शताब्दी ईस्वी तक पुर्तगीजों को बाहर करके डचों ने एक मोनोपोली बना ली मसाले के व्यापार में। डचों ने पूर्व देश में यानी भारत में 17th सेंचुरी एडी तक, मिड 17th सेंचुरी एडी तक पुर्तगालियों को पूरी तरह से भारत में मसाला के व्यापार से एक तरीके से बाहर कर दिया, और मसाले के व्यापार में इनकी मोनोपोली चलने लगी, इनका एक अधिकार चलने लगा। इन सूरत द डच ऑब्टेंड अबंडेंट इंडिगो। सूरत को इंडिगो व्यापार के लिए, इंडिगो यानी नील की खेती के लिए डचों ने सूरत को अपना एक क्षेत्र बनाया। हिच वाज प्रोड्यूस्ड इन सेंट्रल इंडिया एंड द यमुना वैली। ये इंडिगो, ये नील की खेती मध्य भारत में और यमुना की घाटी में बहुत अच्छी होती थी। बयाना में नील की खेती बहुत अच्छी होती थी, और इस नील की खेती के लिए सूरत को भी डचों ने अपने अंडर में ले लिया। फ्रॉम बंगाल, बिहार, गुजरात एंड द कोरोमंडल दे एक्सपोर्ट रॉ सिल्क, ओवन क्लॉथ, साल्टपेटर, राइस एंड गंगेटिक ओपियम। बंगाल, बिहार, गुजरात और कोरोमंडल कोस्ट से डच लोग एक कच्चा रेशम, बुने हुए कपड़े, चावल, शोरा और गंगा में उगाई गई अफीम की खेती में भी इन्होंने अपना वर्चस्व बढ़ा लिया। यानी इन चीजों को ये एक्सपोर्ट करते थे। बंगाल, बिहार, गुजरात और कोरोमंडल कोस्ट से कच्चा रेशम, बुने हुए कपड़े, शोरा, चावल और गंगा की उगाई हुई अफीम को ये अन्य देशों में एक्सपोर्ट करते थे, निर्यात करते थे। अब आगे इसमें देखें स्लाइड में, देयर इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज इन इंडिया वेयर एस्टेब्लिश्ड इन। डचों ने भारत में अपने किन किन महत्वपूर्ण फैक्ट्रियों की स्थापना की थी, इसमें आप देखें मछलीपट्टनम 1605 ईस्वी में। ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मछलीपट्टनम की स्थापना 1605 ईस्वी में की, और मछलीपट्टनम आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। ये मैप में आप यहाँ पर देखिए, ये मछलीपट्टनम का पार्ट है। ये मछलीपट्टनम को इन्होंने 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम की स्थापना की। ये दक्षिण पूर्वी भाग में है। 1610 ईस्वी में इन्होंने पुलिकट की स्थापना की। पुलिकट, ये मछलीपट्टनम के नीचे आप देखें, ये पुलिकट है। 1610 ईस्वी में इसकी स्थापना की। सूरत 1616, सूरत में इन्होंने अपनी फैक्ट्री 1616 में लगाई, और सूरत यहाँ पर है, ये देखें आप, वेस्ट पार्ट में, इंडिया के वेस्ट पार्ट में सूरत गुजरात में है। विमलीपट्टनम 1641 ईस्वी, ये विमलीपट्टनम इस जगह पर है, यहाँ पर है विमलीपट्टनम 1641 ईस्वी में। कराईकल 1645 ईस्वी,
कराईकल आप देखें यहाँ पर है, ये पार्ट है कराईकल का। 1645 ईस्वी में इन्होंने कराईकल में अपनी फैक्ट्री लगाई। चिंसुरा 1653 ईस्वी, चिंसुरा आप देखें यहाँ पर है, ये है चिंसुरा बंगाल के पास। चिंसुरा यहाँ पर इन्होंने 1653 में अपनी फैक्ट्री लगाई। कासिम बाजार, बड़ा नगर, पटना, बालासोर, नागपट्टिनम, यहाँ पर इन्होंने 1658 ईस्वी में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। कासिम बाजार आप देखेंगे, ये कासिम बाजार यही बंगाल में ही है। बड़ा नगर भी यहीं आसपास है। पटना आप देख रहे हैं, ये पटना है यहाँ पर। बालासोर, नागपट्टिनम, बालासोर ये आप देखें यहाँ पर है, ये बालासोर है और बालासोर उड़ीसा में है। नागपट्टिनम, ये नागपट्टिनम आप देखें साउथ ईस्ट में, साउथ पार्ट में ये नागपट्टिनम है, ये यहाँ पर कराईकल के नीचे। ये इन सब में 1658 ईस्वी में इन्होंने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। कोचीन 1663, कोचीन 1663 ईस्वी में, और कोचीन आपको साउथ वेस्ट में आपको मिलेगा, ये कोचीन है, जिससे जो आप केरल के पास देख सकते हैं कोचीन। कोचीन में इन्होंने 1663 ईस्वी में फैक्ट्री की स्थापना की। आगे देखें आप इस लाइन में, 1690 नागपट्टिनम बिकम द मेन डच बेस। 1690 ईस्वी तक नागपट्टिनम इनका मुख्य बेस बन गया था, व्यापार का मुख्य केंद्र बन गया था ये नागपट्टिनम। ये नागपट्टिनम आप देख सकते हैं, ये नागपट्टिनम पार्ट है, ये व्यापार का इनका मुख्य बेस बन गया था। ऑन द कोरोमंडल कोस्ट रिप्लेसिंग पुलिकट, जब इन्होंने पुलिकट को हटा करके, पहले इनका व्यापारिक केंद्र, मुख्य व्यापारिक केंद्र पुलिकट था, पुलिकट से इन्होंने आगे चल करके नागपट्टिनम को अपना मुख्य व्यापारिक केंद्र बना लिया। पुलिकट आप देख रहे हैं यहाँ पर है, ये है पुलिकट और ये है नागपट्टिनम। स्टूडेंट्स ये स्लाइड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपको काफी क्वेश्चन आपके बनते हैं, चाहे उनको फैक्ट्रियों की स्थापना की डेट से मैच करना हो, चाहे कौन सी फैक्ट्री कब कब बनी, इन सब के बारे में इस स्लाइड में आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए हमने विद मैप देने की कोशिश की है कि आप इसको आसानी से समझ सकें। डिक्लाइन ऑफ द डच इन इंडिया, अब आप देखें भारत में डचों का पतन कैसे हुआ। फ्रॉम द मिड 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के मध्य भाग में द डच एंड द ब्रिटिश बिगन टू स्ट्रगल, डचों में और ब्रिटिश में, डच और ब्रिटिश में, ये देखें यहाँ पर डच और ब्रिटिश में मध्य सेंचुरी 17th सेंचुरी के मिड भाग में, मिड पार्ट में डचों और ब्रिटिश में लड़ाई की शुरुआत हो गई। और टोटल ये मसालों के व्यापार के लिए और बिजनेस की एक मोनोपोली बनाने के लिए इन दोनों में युद्ध शुरू हुआ। सुपरमेसी इन इंडिया एंड द इंडियन ओशियन रीजन, ये लिखा हुआ है कि इन दोनों ने भारत और हिंद महासागर, इंडियन ओशियन रीजन में अपना वर्चस्व बनाने के लिए इन दोनों में मध्य 17वीं शताब्दी में युद्ध की शुरुआत हो गई। देयर कारण क्या था? 3 एंग्लो डच वार्स वर फॉट इन यूरोप इन द लेटर हाफ द 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी के अंतिम उत्तरार्ध में एंग्लो और डच में, यूरोप में भी 3 युद्ध हुए। 3 बोथ ऑफ व्हिच वर अल्टीमेटली वॉन बाय द ब्रिटिश, और इन सारे युद्धों में, इन दोनों में अंत में ब्रिटिश ही जीत गए, ब्रिटिशर्स ही जीते। तो निश्चित है कि यूरोप में ब्रिटिशर्स और हॉलैंड, नीदरलैंड में जो युद्ध हुआ, उनमें 3 युद्ध हुए और इन तीनों में अंत में ब्रिटिशर्स ही जीते, इंग्लैंड ही जीता। तो निश्चित है कि उसका फर्क भारत में भी पड़ना था और भारत में इनका प्रभाव काफी कुछ बढ़ता चला गया फिर। और ये आप देखें अंतिम लाइन है कि डिफीटेड बाय द ब्रिटिश एट द बैटल ऑफ बेदारा इन 1759। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पार्ट को आप याद रखिएगा, बैटल ऑफ बेदारा इन 1759। 1759 ईस्वी में बेदारा के युद्ध में डिफीटेड बाय द ब्रिटिश, डच ब्रिटिशर्स के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा हरा दिए गए। डच एम्बिशंस इन इंडिया वीआर शैटर्ड, डच का पूरा प्रभाव इस युद्ध के बाद भारत में खत्म हो गया। एंड डच पावर वाज कन्फाइंड टू द आइलैंड ऑफ ईस्ट एशिया, और उसके बाद डचों का जो कुछ प्रभाव बचा रहा वो साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, पूर्वी एशिया में रहा। भारत से इनका व्यापार पूरी तरह से खत्म हो गया। बैटल ऑफ बेदारा इनके व्यापार का एक तरह अंत है और इनको इंग्लैंड ने, यानी ब्रिटिशर्स ने, इनको भारत के व्यापार से बाहर कर दिया। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक मैप आप फिर से देखें, ये यहाँ पर ये आपको सूरत का भाग यहाँ पर है,
डायरेक्टरेट ऑफ सूरत, किस किस तरह से इस मैप में आप देखें कि कैसे कैसे इनका व्यापार कहाँ चलता था। और यहाँ पर एक देखें कि एक ये डच इन्फ्लुएंस, डच का प्रभाव, डच कंपनी का प्रभाव भारत में किस किस जगह पर था, तो इस मैप से इंडिकेट किया गया है, इस डिजाइन को बना करके इंडिकेट किया गया है। तो आप देखें यहाँ पर डच का प्रभाव एरिया ये है, ये इन्फ्लुएंस एरिया है इनका। यहाँ पर भारत के पश्चिम भाग में ये पूरा एरिया इनके इन्फ्लुएंस में था। ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक डचों के प्रभाव में था। पुलिकट से लेकर के ये नागपट्टिनम तक का पूरा एरिया इनके प्रभाव में था ही। और यहाँ गोलकुंडा और मछलीपट्टनम के आसपास भी इनका प्रभाव भारत में था। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, बालासोर से लेकर के ये चिंसुरा और पटना, ये यहाँ पर इतना एरिया इनके पूरा इनके डचों के प्रभाव में रहा। और पटना में भी कुछ इनका इन्फ्लुएंस बना रहा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 1759 तक, यानी 1600 ईस्वी में, 17वीं शताब्दी में डच का प्रभाव भारत में किन किन एरिया में था, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। और 1759 ईस्वी में इंग्लैंड द्वारा पराजित होने के पहले इन्होंने पुलिकट, नागपट्टिनम, कोचीन, कोलंबो श्रीलंका में, और इन सब में इन्होंने अपना व्यापार अच्छे से शुरू कर दिया था। और आप देख सकते हैं इनका ये जो लाइन इनकी बनी हुई है, यहाँ से इनके व्यापारिक मार्ग थे, इस तरह से ये इनका व्यापार होता था। ये पूरा एक लाइन आपके सामने है। स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने देखा कि अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया के सेकंड पार्ट में डचों का भारत में आने से लेकर के और 1759 ईस्वी में इंग्लैंड द्वारा पराजित होने के बाद डचों का जो भारत में व्यापार